गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल स्टडी वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है बेटा? क्रिया। अब देखिए, क्रिया शब्द से ही आपको मालूम चल रहा है कि ये कोई ना कोई कार्य को करेगा। वैसे डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब क्या है? एक शब्द है। क्या है बेटा? एक शब्द है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? इसलिए इस्तेमाल होता है कि किसी पर्सन या थिंग के बारे में कुछ ना कुछ बता सके। पहला डेफिनेशन तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा? ये हम आसान में आपके लिए, जैसे आपको याद करना है तो एक्शन डन बाय एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है वो क्या कहलाता है बेटा? आपका क्रिया कहलाता है। एक्शन डन बाय एनी पर्सन। आप दोनों चीज कह सकते हैं। देखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से, यह एक शब्द है जो किस लिए इस्तेमाल होता है? अबाउट सम पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है। से समथिंग, कुछ ना कुछ बताता है। आप उसको याद रखेंगे। जब बताता है तो क्या कहलाएगा? वो भी आपकी क्रिया ही कहलाएगी। एक्शन डन बाय एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है वो क्या कहलाएगा? आपका वर्ब ही कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है बेटा? हंसना। हंसना क्या है? एक क्रिया है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए। आप एग्जाम्पल से मैंने बोला ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। चलिए, इसमें अगर हम देखें तो ही क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। ही आपका सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट है। ही के जस्ट बाद क्या है बेटा? गोज। गोज मतलब क्या होता है? जाना। जाना क्या है? आपका वर्ब है। आपका क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बेटा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। यस या यस। अभी मैं बताऊंगा आपको फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं। यहीं पर देख लेते हैं फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं बेटा। मैं बताता हूं, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। पांच फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म किसको कहा जाता है बेटा? आईएनजी फॉर्म को। आईएनजी फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म कहते हैं बेटा? फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। कौन सा? यस या यस वाला। तो देखिए बेटा, यहां पर कौन सा लगा हुआ है? यस या यस वाला। तो कौन सा फॉर्म हो गया? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और आप कहेंगे 1 2 3 कौन सा होता है? जैसे 1 2 3 में मैं अगर देखूं तो गुड। गुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म गुड का क्या हो जाएगा बेटा? बेटर। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बेस्ट। तो क्या है? ये सारे फॉर्म है। आप आसानी से, बाकी और जो है वर्ब का किसी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा तो कौन सा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा या फिर जिरंड हो जाएगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है? यस या यस लग जाएगा। आशा करता हूं ये आपको समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। देखिए, वर्ब को पूरे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। वर्ब इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा बेटा टेंस आपका। मैंने बताया कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। देखिए, पहला डेफिनेशन क्या था? इट सेज समथिंग अबाउट वर्ड, इट सेज समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। जो पर्सन यहां पर ही है उसके बारे में क्या कह रहा है? गोज टू स्कूल। चलिए, मान लिया। और हमने क्या बताया आपको? दूसरा, एक्शन डन बाय एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य। देखिए, गोज क्या कर रहा है? जा रहा है। जाना क्या है? कार्य है। कार्य है तो किसमें आ गया बेटा? आपका क्रिया में आ गया। फिर से दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने कहा अदिति लाफ। अदिति लाफ, इसका मतलब अदिति ने क्या किया? हंसा। अदिति क्या है? पर्सन है बेटा। सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, पर्सन है। और क्या किया उसने? हंसा। हंसा क्या हो जाएगा बेटा? वर्ब हो जाएगा। वर्ब क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्शन डन बाय एनी पर्सन। अच्छा, और क्या हो सकता है बेटा? अच्छा, मैंने कहा द डॉग इज डेड। द डॉग इज डेड। डॉग क्या है? मर चुका है। अगर मरना क्या है बेटा? मरना भी क्या है? एक क्रिया है। मरना क्या है? एक क्रिया है। और कौन मर रहा है बेटा? द डॉग। डॉग क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। कोई ना कोई पर्सन है। पर्सन है तो वो मर रहा है। और मरने को हम क्या कहेंगे? आपका
क्रिया कहेंगे। इसी प्रकार आपका हंसना हो गया, लाफिंग हो गया, रोना हो गया, उछलना हो गया, कूदना हो गया, भागना हो गया, बैठना हो गया, सारी क्या है आपकी एक ना एक प्रकार की क्रियाएं हैं। अब हम बढ़ते हैं वर्ब के टाइप्स की ओर। वर्ब को क्लासिफाई किया गया है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में, हम उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब वगैरह पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद आज हम लोग एप्लीकेशन भी पढ़ के जाएंगे। नाउ वर्ब के टाइप्स कितने हैं बेटा? दो मैंने बताया आपको। पहला कौन सा है? ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरा कौन सा है बेटा? इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, क्या देखा आपने? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हिंदी में लिखा हुआ है, तो इस हिंदी शब्द से भी हम कुछ जानकारी हमें मिल सकती है। उसके बाद हम देखिए पहले क्या देखेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? वह वर्ब जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, वह वर्ब जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है। ऑब्जेक्ट का क्या करता है बेटा? सहारा लेता है। बिना ऑब्जेक्ट के ये पूरा नहीं हो सकता है। सर कैसे नहीं हो सकता है? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बेटा। पहला एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहला लिखा कि द मैन किल्ड, द मैन किल्ड द स्नेक, द मैन किल्ड द स्नेक। आप इसको पहले समझने की कोशिश करिए बेटा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ? द मैन किल्ड। अगर मैं सिर्फ ये देखो द मैन, तो क्या है? ये सब्जेक्ट है, और किल्ड क्या है? वर्ब है। अब देखिए क्या ये किल्ड जो है, किल्ड यहीं तक पूरा सेंटेंस है ये। अगर मैं इसको मिटा दूं बेटा स्नेक को, तो द मैन किल्ड व्हाट, क्या मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, ये हमें पता नहीं है। तो हमारे अंदर एक सवाल उठेगा ना, देखिए सेंटेंस पूरा नहीं है, इसको क्या चाहिए? कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए इसको पूरा होने के लिए। द मैन किल्ड, अब इसमें क्या लगा देंगे हम? द स्नेक। तब आपको क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। हाँ, किसको मारा बेटा? सांप को मारा। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? पूरा हो गया। अब पूरा हो गया तो अब क्या हो जाएगा बेटा? अब पूरा हो गया तो कौन सा हो जाएगा बेटा? ट्रांसिटिव हो जाएगा। ट्रांसिटिव मतलब इसके लिए आपको याद रखेंगे, इस सेंटेंस को पूरा होने के लिए इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छा दूसरा, द बॉय ओपन्ड, द बॉय ओपन्ड। अच्छा जैसे मैंने लिख दिया द बॉय ओपन्ड, क्या खोला? लड़के ने खोला। क्या खोला? इसका कोई मीनिंग है बेटा? इसका कोई सही मीनिंग निकल रहा है? बिल्कुल गलत। इसकी कोई सही मीनिंग नहीं निकली जब तक मैं ये ना बता दूं उसने क्या खोला। तो मैं क्या बोलूंगा? द बॉय ओपन द विंडो। तो क्या हो जाएगा? मतलब आदमी ने क्या खोला? वो लड़के ने क्या खोला बेटा? खिड़की खोली। अब क्या हुआ? देखिए द बॉय क्या था? यहाँ पर सब्जेक्ट था, और यहाँ पर ये वर्ब कौन सा है बेटा? ट्रांसिटिव है। कौन सा वर्ब है? ट्रांसिटिव, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए क्या लेना पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट लेना पड़ रहा है। तो जिस शब्द को पूरा करने के लिए, जिस वर्ब को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत पड़े, जिस वर्ब को पूर्ण करने के लिए क्या लेना पड़े बेटा? ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत पड़े, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे अगला क्या बोला मैंने? अदिति मेड, अदिति मेड। अगर मैंने लिखा अदिति मेड, तो अदिति ने बनाया। क्या बनाया? आपके मन में एक सवाल उठेगा ना, अदिति बनाई, क्या बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई? आपके मन में बहुत सारे सवाल इसको देख के उठेंगे। तो आप क्या करेंगे? इसको कंप्लीट करने के लिए अदिति मेड केक, अदिति मेड आ केक। अब देखिए मेड मतलब क्या होता है? बनाना। ये क्या हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब। क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बेटा? ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो याद रखेंगे आप दोनों चीजें। मैं बता दूं कि आपको, जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव कहते हैं। बिना वर्ब के, बिना ऑब्जेक्ट के जो वर्ब पूर्ण नहीं है, जो सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के पूर्ण नहीं है, वर्ब अगर मैं यहीं तक छोड़ देता, अगर इन तीनों को आप यहां पर हाथ रख के देखिए, इन तीनों को आप छोड़ देते, क्या इस सेंटेंस कोई मतलब निकलता? नहीं, इस सेंटेंस कोई मतलब नहीं निकलता। तो अब सेंटेंस का मतलब कब निकला? जब आपने इनको ऑब्जेक्ट दिया। तो आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रांसिटिव। नाउ इंट्रांसिटिव। अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा? इंट्रांसिटिव वर्ब।
वह वर्ब जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ऐसा वर्ब जो है जो बिना ऑब्जेक्ट के, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना जो है वो संपूर्ण मतलब एक स्पष्ट मीनिंग दे देता है। जैसे मैं एग्जांपल समझने की कोशिश करूंगा, जैसे आपने ट्रांसलेट में क्या देखा था, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही थी, मतलब यहां क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट। और यहां क्या लिखेंगे, बिना ऑब्जेक्ट। तो ये बात काफी क्लियर हो गई होगी आपको कि वर्ब, वह वर्ब जो आपके अर्थ को, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट को नहीं लेता, मतलब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल इसमें करता ही नहीं। पहला एग्जांपल जैसे मैं लूं, द मैन डेड। देखिए पूर्ण सेंटेंस है, द मैन डेड, यहां पर वर्ब भी है। देखिए इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बेटा इसके आगे भी सेंटेंस हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप ये सोच लेंगे कि इसके आगे कुछ होगा ही नहीं ट्रांसलेटिव में, ऐसा कुछ नहीं है। इसके आगे आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है बेटा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा। जैसे मैंने कहा द मैन डेड, तो इसमें वर्ब क्या है, डेड है, और डेड है तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये संपूर्ण मतलब आदमी मर गया। ये भी क्या बता रहा है, स्पष्ट एकदम सेंटेंस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव हो जाएगा। मैंने कहा साक्षी स्माइल, साक्षी क्या बोला मैंने, स्माइल, और साक्षी स्माइल, स्माइल मतलब क्या होता है, हंसना और मुस्कुराना, और मुस्कुराना, साक्षी ने मुस्कुराया, बिल्कुल एकदम सही सेंटेंस है। ये क्या हो गया, पूर्ण सेंटेंस है, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा बेटा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। जब बिना ऑब्जेक्ट के, जब भी बिना ऑब्जेक्ट के आपका सेंटेंस पूर्ण हो जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं बेटा, इंट्रांसिटिव कहते हैं। जैसे और अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो क्या करेंगे बेटा, और भी एग्जांपल एक दो ले सकते हैं, जैसे द सन साइंस, द सन शाइन्स, जो सूरज है वो क्या है, उगता है। सन साइंस मतलब सन क्या है बेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट है, साइंस मतलब क्या होता है, चमकना। चमकना क्या हो जाएगा बेटा, आपका वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब है बेटा, इंट्रांसिटिव, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के भी पूर्ण सेंटेंस बन जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ऑक्सिलरीज ऑफ वर्ब। अब देखिए इसमें क्या है, प्राइमरी और मॉडल वर्ब। देखिए इन्हीं वर्ब को हम क्या कहते हैं बेटा, आप याद रखेंगे, इन्हीं वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, वर्ब कहते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए हम आपको अभी बताते हैं आपको। आप ध्यान दीजिए कि वर्ब टू बी में जो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। अब आप कहेंगे इज, एम, आर, वाज, वर, तो समझ में आ रहा है सर ये बीन और बीइंग क्या है। तो बेटा बता दूं कि आपको हैज बीन और हैज बीइंग जो लगता है, हैव बीइंग जो लगता है, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी चीजें क्या है, आपके लिंकिंग वर्ब है। क्या होता है कि ये मेन वर्ब के पहले लगते हैं। ये कहां लगते हैं, हमेशा मेन वर्ब के पहले लगते हैं और सेंटेंस को पूर्ण करते हैं। सेंटेंस का एक फॉर्मेशन बनाने के लिए, एक सेंटेंस को फॉर्मेट में लाने के लिए, एक सही तरीके में लाने के लिए हमें जो है प्राइमरी और मॉडल वर्बों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे, देखिए जैसे मैंने बताया आपको, इज क्या है बेटा, इज आपका सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, एम आपका आई के साथ इस्तेमाल होता है बेटा, आर आपका किसके लिए, प्लरल के लिए इस्तेमाल होता है, वाज किसके लिए, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है बेटा, वर किसके लिए, प्लरल के लिए इस्तेमाल होता है, बीइंग, बीइंग इसके साथ लगता है, आपको बता दूंगा अभी। हैज किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ, हैव किसके लिए, प्लरल के साथ, और हैड सिंगुलर और प्लरल दोनों के साथ लगता है, सिंगुलर और प्लरल दोनों के साथ। इसका कोई मजहब नहीं होता है बेटा, ये सारे जो है सिंगुलर प्लरल चाहे जो डजंट मैटर, ये सारे का ना कोई फॉर्म चेंज होता है ना वो चेंज होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे क्या है, इनका कोई सिंगुलर प्लरल ऐसा कुछ नहीं है। ये जिसके साथ भी लगेंगे सीधा कैन लगेंगे,
इनका कोई चेंज नहीं आना है कि इनका कोई प्लरल के लिए जो है कैन का वो हो जाएगा, कैंस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ सेम टू सेम रहेगा। ये क्या होता है, ये सारे क्या होता है कि दबाव बनाने के लिए किसी सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा आई कैन डू इट, यहां मैं कर सकता हूं, मैं अपनी शक्ति को बता रहा हूं कि मैं कर सकता हूं। मैं आपने कहा कि यू कांट डू इट, तुम इसे नहीं कर सकते हो, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि तुम कर ही नहीं सकते हो। या मैंने कहा, मैंने गुस्से में कहा इट मे डन, यहां हो सकता है, तो क्या हुआ, इसका मतलब कार्य होने के चांसेस कुछ ही हैं। अगर मैंने माइट कह दी तो इसका मतलब चांसेस 0 हैं, लगभग 5% 100 में से, तो बहुत कम रहेगा। तो माइट में मतलब अभी भी चांस है कुछ करने के, तो इनमें तो कोई चीज नहीं रहेगा, तो साफ साफ ऐसे लिखा जाएगा बेटा। लेकिन इनमें देखिए हर सेंटेंस में अगर आप सिंगुलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इज एम आर, आपको बता दूं प्रेजेंट के लिए है। इज एम आर का प्रयोग किसमें होता है, प्रेजेंट में होता है बेटा। दो हम इसमें भूल गए हैं, डू और डज, डू और डज भी इसी में होता है बेटा, याद रखेंगे आप। प्रेजेंट में डू और डज भी इसी में आता है बेटा। प्रेजेंट में होगा, वाज वर किस में आ गया बेटा, पास्ट में। और आपका ये भी किस में आ गया है, किस में आया बेटा, पास्ट में, पास्ट के परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट और देखिए हैज मैं बताता हूं आपको, अलग अलग बता देता हूं। हैज जो है किस में आता है आपका, हैज है किस में आता है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आता है हैज है। और हैड किस में आता है बेटा आपका, पास्ट में, आप याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए बेटा, कैन कुड मे माइट शैल शुड, ये सब किसमें, आप किसी में भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। इसका एक अलग फॉर्म होता है बेटा, इसके कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से मतलब इसका नहीं है, ये अलग से अपना इस्तेमाल होता है। आप जब आगे क्लास में जाएंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना काफी है बेटा। और ध्यान रखेंगे आप, ये सारे लिंकिंग वर्ब आपको याद होने चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं किसको, टेंस को। टेंस को समझने के लिए आपको ये सारे लिंकिंग वर्ब याद होने चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी एप्लीकेशन। मैंने कहा था जैसा आपको कि आज हम लोग एप्लीकेशन भी देख लेंगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेंगे। ऐसे अगर हम बीच बीच में एक एप्लीकेशन देखते रहेंगे तो हमें सारे एप्लीकेशन याद हो जाएंगे। आप में मैक्सिमम क्या क्या पूछता है एप्लीकेशन का, 10th क्लास में सबसे ज्यादा पूछते जाने वाला 5 डेज लीव होता है, कंसेशन ऑफ फीस होता है, और क्या होता है बेटा, या फिर आप अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए कहीं जाना होता है आपको, ये सारी चीजें आप में आ जाती है। या फिर आप कौन सा आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं, हाँ लाइब्रेरी ओपन के लिए आता है कि ओपनिंग ऑफ लाइब्रेरी, बहुत सारे आप में एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूं तरीका लिखना कैसे है, बाकी मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक एक एप्लीकेशन ऐसे बीच बीच में कराता रहूंगा। जैसे मैंने कहा, देखिए आपको लिखना कैसे है, पहले तो आप एक समझ लीजिए आपका पेज है, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, लिखा आपने टू, फिर उसके बाद इसी के जस्ट नीचे बेटा द प्रिंसिपल, कोई साड़ी किनारा नहीं बनाए, कोई डिजाइन नहीं बनाएगा इसमें, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, सभी लोग अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल। जैसे मैंने लिखा टू द प्रिंसिपल, मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा, आप लोग अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या डालेंगे बेटा, एड्रेस डालेंगे वहां का। ठीक, मैंने क्या बताया आपको, क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल राज एंग्लो वैदिक स्कूल मीराभवन प्रतापगढ़। आप याद रखेंगे बेटा, ये सारी चीजें एक लाइन में होनी चाहिए, कोई यहां से यहां नहीं, वहां से वहां नहीं, वहां से वहां नहीं, वहां से वहां नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके जस्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे क्या बेटा, सब्जेक्ट। क्या डालेंगे, सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट में पहला आप क्या लिखेंगे, फॉर 5 डेज लीव, अब आप याद रखेंगे। अब यहां पर जब आप कोई भी एप्लीकेशन लिखने लगेंगे तो यहां तक तो कॉमन रहेगा,
यहां तक आपका हर एप्लीकेशन में कॉमन है। अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो, और मैक्सिमम आपके 100% आपका जो है किसमें आता है, स्कूल के लिए ही प्रिंसिपल को ही लिखने को आता है। तो आपने क्या देखा कि टू द प्रिंसिपल राज इंग्लिश स्कूल मीरामन प्रतापगढ़, सब्जेक्ट क्या डाला, फॉर 5 डेज लीव। अच्छा 5 डेज लीव के लिए आपने डाला, तो अब सब्जेक्ट आपको क्या, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे बेटा, सर या फिर मैडम। आपके प्रिंसिपल कौन है ये आप जानते होंगे, सर या मैडम। फिर आप भी क्या, अब देखिए यहां से आप चाहे यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I beg to say that I am, अब यहां से चाहे आप यहां से लिख सकते हैं या यहां से, तो मैं यहां से शुरू करूंगा। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। There is a urgent piece of work in my home, so I can't attend the class. I can't attend the class for 5 days. आप याद रखेंगे बेटा कि जब भी यहां पर 5 लिखेंगे तो आप इसमें लिखेंगे न्यूमरल्स में, कभी नंबर्स में नहीं लिखेंगे। मैंने क्या बताया, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहां तक सब में कॉमन रहेगा बेटा। इसके बाद आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये भी 10वें के लिए, आप योर स्कूल, ये 10वें वालों के लिए यहां तक कॉमन रहेगा। उसके बाद आप अपना जो है कंडीशन लिखेंगे, आप किस लिए छुट्टी मांग रहे हैं। मैंने बताया देयर इज अ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क इन माय होम, सो आई कांट अटेंड द क्लास फॉर 5 डेज। फिर उसके बाद यहां लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर, यहां तक ले लिया आपने। फिर नीचे लिखेंगे प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज। फिर तुरंत यही लिखेंगे आई विल बी, या फिर आप क्या लिखेंगे, आई शैल बी योर हाईली ऑब्लाइज्ड। आई शैल बी योर हाईली ऑब्लाइज्ड। आपने क्या देखा, इतनी बातें, ये दोनों बातें भी क्या होंगी आपकी, हर उसमें, हर एप्लीकेशन में ये चीज जरूर लिखा जाएगा। फॉर कितने दिन के लिए चाहिए, यहाँ पे ये चेंज कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिखा जाएगा। अब देखिए आपको चेंज किसमें करना है, आपको देखिए कितना आसान है याद करना। आपका ये पूरा सेम है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट आपको मिटा के जो सब्जेक्ट दिया हो, फॉर कंसेशन आप फीस कर सकते हैं, आप फॉर ओपनिंग आप लाइब्रेरी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या करेंगे, सर मैडम इन माय रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। यहां तक तो सेम रहेगा बेटा। उसके बाद आप लिख देंगे जो आपको जिस लिए छुट्टी चाहिए, जो सब्जेक्ट लिए आप सब्जेक्ट लिख देंगे अपना। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको फिर से ये लिखना है, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर, जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो लिख लेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, आई शैल बी योर हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। फिर आप इधर दाएं साइड पे डालेंगे योर ऑबिडेंटली, योर ऑबिडेंटली XYZ लिखेंगे। आप कभी अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में 26 लाख लोग बैठते हैं, आपका नाम कोई और आपका स्कूल कोई, आपका नाम पता कोई नहीं जानता है, आपका सिर्फ तरीका देखेगा। राइट साइड में आपने योर ऑबिडेंटली XYZ लिखा, और इधर लेफ्ट साइड में डेटेड लिखेंगे बेटा। और डेटेड में मैं आपको बता दूं कैसे लिखेंगे, 8 नवंबर। आपका बीच वाला जो है 11 आप नहीं लिखेंगे कभी, आप क्या लिखेंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे लिखेंगे बेटा। नवंबर 2020, ऐसे ही आप जो है
एप्लीकेशन पूरा लिखेंगे। आज पॉज करके बार बार देखेंगे मैंने कैसे किया हुआ है और कैसे किया हुआ है। ये था आपका पहला एप्लीकेशन। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। थैंक यू क्लास।